नमस्कार दोस्तों, आज प्लानिंग की केस स्टडीज हम करने वाले हैं। मैंने सोचा कि एक बार ऑर्गेनाइजिंग को भी साथ में खत्म किया जाए, उसके बाद प्लानिंग की केस स्टडीज के साथ शुरुआत की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा नाम है आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन भाइयों। Do you think this is your time? चलिए तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट केस स्टडी से। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय परचेजिंग न्यू हाई एंड मशीन्स, स्पीड मशीन्स जो हैं, या फिर सेल्स प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर वो वेस्ट मटेरियल को यूज करना चाहते हैं। नाउ दे हैव सो लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद देम। नाउ यहाँ पे आगे उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि हम वेस्ट मटेरियल जो यूज करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने इवैल्यूएशन किया होगा। नाउ दे हैव टेकन अ डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। दे आर आस्किंग आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व। आपसे पूछा गया मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कौन सा एक्चुअल में फंडा लगा है। तो अगर आप आराम से सोचें और ठंडे दिमाग से सोचें तो कभी भी कोई एक ऑब्जेक्टिव जब डिसाइड किया जाता है, उसके लिए जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो पार्ट होता है प्लानिंग का। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे आंसर आपका प्लानिंग होगा। मेंशन दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी अबव प्रोसेस। जो भी पूरा प्रोसेस है आपका, उसके अंदर आप क्या स्टेप्स लेंगे, लाइंस को कोट करते हुए आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरी स्टेप्स जो है वो बतानी पड़ेंगी। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ इसके अंदर। देन लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स, देन इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन, ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली बतानी पड़ेंगी। ऑल्दो लाइंस कोट करने में हार्डली 2 से 3 चीज़ें आएंगी, बिकॉज पहली चीज़ जैसे ऑब्जेक्टिविटी उनकी है कि दे वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, तो वो ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगा। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब ये है कि वो आगे फ्यूचर मार्केट ग्रोथ देख रहे हैं। देन आता है उसके बाद के लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जो उनके पास हैं, वो 3 ऑल्टरनेटिव्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इवैल्यूएट किया होगा और फाइनली एक डिसीजन लिया होगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो यहां पे बोला गया एक प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का, जिसे बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं, और वो कंप्लेंट्स बेसिकली रिलेटेड हैं कि जो क्वालिटी स्टैंडर्डाइज देनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में सोचा। जैसे बोला गया है कि मशीन रिपेयर करा सकते हैं, न्यू लोकल मशीन्स भी हम खरीद सकते हैं, या फिर इंपोर्टेड मशीन्स पे जा सकते हैं, या कुछ मशीन्स को हम रेंट पे भी ले सकते हैं। जब सीईओ के सामने ये प्रपोजल रखा गया तो सीईओ ने बोला कि हमें ऑप्शंस थोड़े कम चाहिए, स्मॉलर चाहिए, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे पास प्रिसाइज ऑप्शंस हो ताकि मैं उसमें डिटेल स्टडी करके कोई डिसीजन ले सकूं। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द लिस्ट ऑप्शनल वेज स्मॉलर, he has decided to give up all those options which required investment of more than 10 crores. He decided to give up, that means जो भी 10 करोड़ से ऊपर का था वो उसने थ्रो आउट कर दिया। पहली चीज, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ गिवन अबव। यहाँ पे वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर रहा है। तो जब यहाँ पे पूछा गया कि कंसेप्ट जब आ जाता है ना, स्टेप ऑफ प्लानिंग नहीं पूछी है, कंसेप्ट मींस दे आर रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स पूछ रहे हैं। तो सीधे सीधे बिकॉज यहाँ पे बात चल रही है प्लानिंग की, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट विच मशीन शुड बी यूज्ड, तो यहाँ पे पहली चीज तो आ गई प्लानिंग, और उसको क्रैक करने का तरीका ये है कि दे आर इनटू द थॉट प्रोसेस, अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फैक्ट ऑफ कंपनी फिक्सिंग द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑन ऑप्शंस। उन्होंने बोला कि अगर वो कंपनी जो है फिक्सिंग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट डाल रहे हैं, जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं प्लानिंग के अंदर सोच के देखूं तो प्लानिंग के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं कोई भी फंडा लगा सकता हूँ तो मैं स्टेप्स लगा सकता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी क्या है यहाँ पे, क्वालिटी इंप्रूव करना, पहली चीज हो गई हमारी ये। उसके बाद हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट किए हैं यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम इवेल्युएट भी कर रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें से सिलेक्ट भी करेंगे ऑल्टरनेटिव, उसके बाद प्लान इंप्लीमेंट करेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। लेकिन ये जो लिमिटेशन लगा दी गई है ये क्या है, ये है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, एक कंडीशन पुट कर दी गई है। अब यार सर डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब तो होता है एजम्पशंस रिलेटेड टू फ्यूचर। सर फिर ये कैसे हो गया यार इसके अंदर, सर ये तो गलत बता रहे हो आप।
नहीं बेटा, सुनना ध्यान से। डेवलपिंग प्रेमाइसिस का मतलब होता है टेकिंग सर्टेन कंडीशंस, टेकिंग सर्टेन assumptions रिलेटिंग टू द फ्यूचर। दैट मींस अगर मैं यहां पे डिसीजन ले रहा हूं दैट आई एम गोइंग टू गो विद अ मशीनरी एंड इफ आई एम टेकिंग द assumption कि 10 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, दैट इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस। कि मैंने एक यहां पे बॉर्डर लाइन लगा दी है कि इससे ऊपर नहीं जाना है। फ्यूचर में अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं दैट विल बी माय बॉर्डर लाइन। दैट इज व्हाई इसके अंदर जो आप लिखोगे वो डेवलपिंग प्रेमाइसिस है। गलती से भी इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स और सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स पे मत जाना, क्योंकि वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती। ऑल्टरनेटिव होता है कि कौन सी मशीन्स चूज करनी है। सारी मशीन्स जो है वो 10 करोड़ के अंदर है, उसमें से जब चूज करूंगा तो वो इवैल्यूएटिंग होगा, सिलेक्टिंग होगा। जब मैं इवैल्यूएशन वगैरह करूंगा, यहां पे क्या हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग अ बॉर्डर लाइन, दैट इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे पढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट केस स्टडी बोल रही है जो कोहिनूर फूड्स लिमिटेड है हैज बैंड स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रेमाइसिस। मतलब ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, यानी यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि व्हाट एक्शंस एम्प्लॉइज हैव टू डू एंड व्हाट दे डज नॉट हैव टू डू, एक तरीके से। सो आइडेंटिफाई द प्लान स्टेटेड इन द अबव लाइन। ये रूल है, कंपनी ने रूल बना लिया है कि भाई ऐसा नहीं किया जाएगा। डिफाइनिंग द एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज, मैंने नोट्स बनवाए थे और मैंने नोट्स में क्लियरली लिखवाया है कि जहाँ एक्शन और नॉन एक्शन की बात आ जाए वो आ जाता है रूल। यहाँ पे एम्प्लॉय से बोल दिया गया ऐसा नहीं करना है, व्हाट इट इज रूल, इसलिए बोला था। नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा करोगे। आगे, स्टेट द फीचर ऑफ दिस प्लान। फीचर क्या है इसका, मैंने बता ही दिया है, डिफाइनिंग द एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिसी एंड दिस प्लान। पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस है? जो रूल होता है वो ये डिफाइन करता है, मैं फिर से बोल देता हूं, कि एम्प्लॉय का एक्शन और नॉन एक्शन डिफाइन करना। जो पॉलिसी होती है वो ये बताती है कि कंपनी अगर एक स्पेसिफिक सिनेरियो, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में फंस जाती है तो उसको कैसे कोप अप करेगी, उसकी हेल्प वो लेती है पॉलिसी से। दैट इज पॉलिसी। डीलिंग विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको या उससे रिलेटेड पॉलिसी होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बोला गया, जो हमारे राहुल भाई साहब हैं उनको टारगेट दिया गया था कि आप दिन में 2 कंप्यूटर बनाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 कंप्यूटर बनाइए, लेकिन उनकी हैबिट थी कि वो कुछ डिफरेंट करें। तो उनको एक कोई बहुत अच्छा आइडिया आया होगा, और इससे क्या होगा, जो असेंबलिंग का टाइम है कंप्यूटर का वो तो बचेगा ही बचेगा, साथ साथ में कॉस्ट रिडक्शन भी हो सकती थी। अब वो जब ये सुपरवाइजर के पास अपनी चीज़ लेके गए, अपनी जो आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है वो लेके गए, तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें डांटा और उनसे बोला कि नहीं भैया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की, आप तो सिर्फ एक काम करो, जो काम दिया गया है उसको ढंग से करो। आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे जो राहुल भाई साहब के इनोवेटिव आइडिया थे, जो उनका इनोवेटिव तरीका था, उसको टोटली इग्नोर कर दिया गया। अब जब टोटली इग्नोर कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, प्लानिंग किल्स क्रिएटिविटी, और आप बोलना चाहते हो तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहुल भाई साहब के अरमान है वो दबा दिए गए। इवन दो वो कंपनी को ही बेनिफिट पहुंचाता, लेकिन कंपनी एक बार प्लान जब बना लेती है तो उसी को फॉलो करती है, इवन दो अगर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज कॉस्ट, कंपनी कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखती है। दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे पढ़ते हैं। तो एक कंपनी ने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से बोला है, एक डायरेक्टिव दिया है, याद रखना इस चीज को, क्या डायरेक्टिव देते हुए बोला है कि वो गुड्स को सेल करेंगे क्रेडिट पे, और जो कस्टमर्स हैं उन्हें 1 महीने की लिमिट देंगे। उसके बाद अगर कस्टमर 1 महीने बाद पेमेंट करता है तो उस पर 10% पर एनम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब उन्होंने आगे बोला है, इन दिस पैराग्राफ 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स हैव बीन मेंशन्ड। बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है कि 2 तरीके के प्लान मेंशन किए हैं। आइडेंटिफाई देम एंड एक्सप्लेन देयर फीचर्स। तो इनको आइडेंटिफाई करना है अपन को और उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। पहली चीज, A directive has been given by the company to their sales executive। अगर कोई डायरेक्टिव दे रहे हैं, यानी एम्प्लॉयज को बताया जा रहा है दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। जब ये चीज बोली जा रही है तो मैंने फिर से बताऊंगा, नोट्स पे एम्फसाइज करूंगा, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रूल। ये रूल होगा। ये कौन सा प्लान है? ये रूल है जिसके अंदर आपने एम्प्लॉयज को उनके एक्शंस डिफाइन करके दे दिए हैं, तुम्हें ऐसा करना है। यू हैव टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल देम इफ यू आर अनेबल टू पे द मनी 10% इंटरेस्ट, 10% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। फिर आगे क्या बोला, कुछ नया फ्लेवर लेके आए। यहाँ पे एक और चीज बोली गई है, टू डील विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कंपनी ने एक पॉलिसी बना ली कि अगर 1 महीना होता है और सामने वाला पैसा नहीं देता है तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करो। पॉलिसी ऑफ द कंपनी।
कोई नहीं पे कर पाया और आर्ग्यू किया, दिखा दोगे सॉरी सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है 1 महीने में पेमेंट नहीं आया तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा और वही हम आपसे मांग रहे हैं, वही हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वे टू डील विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंपनी जिस तरीके से डील करती है। इसलिए दूसरा प्लान जो है इसके अंदर वो है पॉलिसी। एम्प्लॉयज़ को जो डायरेक्टिव दिया गया है वो डायरेक्टिव इज अ रूल बिकॉज यू आर डिफाइनिंग द एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर यू आर डीलिंग विद अ स्पेसिफिक सिचुएशन कि 1 महीने बाद पेमेंट नहीं आया तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट, तो वो चीज़ क्या हो गई आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी। नेक्स्ट सिंपल है, जो भुवन लिमिटेड है वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने आगे बोला है कि वो रेगुलरली जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं और जो चेंजेस आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे उसको अडॉप्ट करते हैं। बट इस सब के बाद भी उन्होंने बोला कि जो कंपनी है वो जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उनको अच्छे से देख नहीं पा रही है, मॉनिटर नहीं कर पा रही है या कैप्चर नहीं कर पा रही है अपने हिसाब से, इवन दो दे आर अडैप्टिंग द चेंजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर आगे बोला गया विद ऑल दीज एफर्ट्स हो गया ठीक है, कंपटीशन इन द मार्केट इफेक्ट्स द फाइनेंशियल प्लान, जो उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की भी है उस पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि सेल्स टारगेट उनके अचीव नहीं हो पा रहे हैं और उसके लिए उन्हें जो कैश बजट है उनका वो भी रिवाइज करना पड़ेगा। आपसे पूछा गया नेम एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे बहुत सिंपल है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज उन्होंने बोला कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। कहाँ हिंट दी उन्होंने, शुरुआत की लाइंस में हिंट दी कि देयर हैज़ बीन रेगुलर चेंजेस, सीधे सीधे बोला है रेगुलर स्कैन कर रहे हैं बिजनेस का और रेगुलरली अपने आप को चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस चेंज हो रहा है और वो कोशिश करते हुए भी वो चीज़ अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सीधी सीधी बात है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम है। आगे उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ, आपसे पूछा गया कि भैया 2 टाइप ऑफ प्लान बताओ जो कि यहाँ पे वो इग्नोर कर रहे हैं या जो कि वो फेस कर रहे हैं जिस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पहली चीज़ तो अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला कि दे आर ऑन अ रेगुलर बेसिस स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो रेगुलर बेसिस पे स्कैन कर रहे हैं और अपने आप में चेंजेस लेके आ रहे हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग इज कंपटीशन को फेस करने के लिए दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड बिकॉज दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स दे आर फॉलोइंग अ स्ट्रेटजी। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो खुद को चेंज करो, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो खुद को चेंज करो, दैट इज अ स्ट्रेटजी फॉर देम। फिर मैंने जब नीचे देखा उस केस स्टडी में तो दे आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान्स, दे आर टॉकिंग अबाउट कैश बजट। तो दूसरा जो प्लान है स्पेसिफिक वो आ सकता है बजट, क्योंकि बजट के बारे में दे आर डिस्कसिंग अबाउट, दे आर टेकिंग डिसीजंस अबाउट, तो दूसरा प्लान है बजट। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। चलिए तो एक बड़ी अच्छी केस स्टडी देख लेते हैं जो कि आप पे फोकस करते हुए आपसे सवाल करेगी कि आप अगर होते तो आप क्या करते इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला दे दिया है और आपसे बोला है कि आप इसको डेवलप करके बताओ, आप इसमें बताओ कि आप अगर होते तो आप क्या करते। थोड़ा सा ये एक तरीके से वैल्यू बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी है, जहाँ पे आपके थॉट्स पूछे गए हैं। देखिए एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम अदर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द मार्केट। इट्स कॉम्पिटिटर्स आर इंट्रोड्यूसिंग लोअर प्राइस मॉडल्स, वो लोअर प्राइस मॉडल्स लेके आ रहे हैं फॉर मास कंज्यूमर्स, मतलब जो मेजर कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए मास प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस। आगे बोला गया कि जो कि प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स है बेसिकली उनके लिए ये किया जा रहा है। फॉर क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स, जो अब कंपनी को भी तो किसी तरीके से उनके साथ टारगेट करके चलना है, तो उन्होंने बोला जो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं, जो कंपनी है उनके लिए नए मॉडल लेके आने वाली है जो जिसके अंदर फीचर्स थोड़े एडिड रहेंगे एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आएंगे, मतलब वो ऐसे फीचर्स लेके आएंगे जिसके लिए जब कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को देखे तो कंज्यूमर इज विलिंग टू पे दैट मनी। प्रिपेयर अ मॉडल बिजनेस प्लान, एक आपको मॉडल बिजनेस प्लान बनाना है फॉर दिस कंपनी, स्पेसिफाइंग विच टाइप ऑफ प्लान यू आर प्रिपेयरिंग, आपको ये बताना है कि आप किस तरह का जो प्लान है वो प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो यहाँ पे कंपनी जो भी चीज़ें कर रही है, कंपनी इज फॉर्मुलेटिंग एन स्ट्रैटेजी, कंपनी यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रही है। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली, अब आगे कैसे बढ़े। सबसे पहले डिराइविंग दी ऑब्जेक्टिव, पहली चीज़ स्ट्रैटेजी बना ली, उसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी लेके आओ, हमें फॉर्मुलेट करना है टाइप ऑफ प्लान। उन्होंने बोला है मॉडल बिजनेस प्लान बनाना है, हमें ये पता करना है कि हम उसको कैसे आगे लेके जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी है सबसे पहले डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट, आपने क्वालिटी बनाई है, आपने डिसीजंस लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी आप सबसे पहले लेके आओगे। फिर डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन,
फिर आप एक एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन फॉर्मुलेट करोगे कि नहीं भैया, मार्केट में भले लोग चीपर मॉडल्स के लिए जा रहे हों, हमने जो क्वालिटी बेस्ड टारगेट रखा है, ऑब्जेक्टिविटी रखी है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, कौन सा मार्केट सेगमेंट टारगेट करेंगे, किस तरीके से उनको अपने बिजनेस से जोड़े रखेंगे, लॉयल कंज्यूमर्स बनाएंगे। फाइनली फॉलोइंग अप द एक्शन, तीसरा पॉइंट आप बनाओगे कि हम उस एक्शन को फॉलो अप करेंगे और ये देखेंगे इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद हाउ मच एक्चुअल सक्सेस वी हैव गॉट। ये हमारा एक बिजनेस मॉडल तैयार होगा या मॉडल बिजनेस प्लान तैयार होगा, जिसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी डिसाइड की हमने, फिर हमने प्लान को, एक्शन को फॉर्मुलेट किया, हमने ये देखा कि हमें क्या डिसीजंस लेने हैं और उस एक्शन को फाइनली हमने फॉलो अप किया। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पे एज ए स्ट्रेटजी आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप होते तो आप वहां पे क्या डिसीजंस लेते। कई बार स्ट्रेटजी के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती हैं, मे बी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स। तो ये वाली जो केस स्टडी है इसको हाईलाइट कर लेना अलग से, क्योंकि मे बी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। तो भाई नेक्स्ट वाली केस स्टडी जो है बड़ी फैमिलियर है, मैं एक करवा चुका हूं, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपसे सोचूंगा, आपसे पूछूंगा कि आप कैसे करोगे। चलिए उन्होंने बोला पलविंदर जो है वो सुपरवाइजर जैसे अल्फा लिमिटेड में काम कर रहा है और टारगेट जो अचीव करना चाहता है उसके पास बहुत सारे नए मेथड हैं, डिफरेंट वेज हैं ताकि वो वर्क को एलोकेट कर सके। उसका सुपरवाइजर जो है वो परमिट नहीं कर रहा है। प्लानिंग किल्स क्रिएटिविटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ये तो सीधे सीधे यार। और उससे बोला गया है कि काम बिल्कुल अकॉर्डिंगली करो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उन्होंने एक चीज़ तो हो गई कि प्लानिंग किल्स द क्रिएटिविटी या प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। फिर उन्होंने पूछा वैल्यू कौन सी ओवरलुक की है भाई, किस चीज़ को इग्नोर किया है, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़, इसको क्या कर दिया गया है, ओवरलुक कर दिया गया है। कि आपका भाई सबॉर्डिनेट है, कुछ नया करना चाह रहा है, मोटिवेट करो, एनकरेज करो। नहीं, आप तो डोमिनेट कर रहे हो बिना बात के, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मोटिवेशन और एनकरेजमेंट जो देना चाहिए वो चीज़ आप ओवरलुक कर रहे हो। ठीक है, बहुत सरल था, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, 30 सेकंड में हो गया। चलो नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट केस स्टडी बड़ा सीरियस इशू उठाती है प्लानिंग के बारे में, जो कि अक्सर आपसे पूछा जाता है और इस साल पूछे जाने की बड़ी संभावना भी है। वो ये है कि मैनेजमेंट जो एबीसी लिमिटेड का है, उन्होंने ये सोचा है कि वो 10,000 यूनिट्स पर वीक सेल करेंगे एंड मेड ऑल देयर प्लान्स बेस्ड ऑन दिस टारगेट। उन्होंने ये टारगेट बना के पूरा का पूरा प्लानिंग कर ली है। बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय द कॉम्पिटिटर्स विच रिड्यूस देयर कॉस्ट, एबीसी लिमिटेड कुड नॉट अचीव देयर टारगेट। मतलब हुआ क्या, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कोई और स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज की जिससे उनकी जो कॉस्टिंग कंपैरेटिवली है वो रिड्यूस हो गई, तो मार्केट में उनकी सेल्स बढ़ गई। और एबीसी लिमिटेड जो कंपटीशन के अंदर मे बी क्वालिटी के कारण या मे बी किसी और इशू के कारण जो मार्केट है उसको टारगेट करते हुए भी अचीव नहीं कर पाई जो उनके टारगेट्स थे, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स ने जो कॉस्ट रिडक्शन किया उससे उनकी प्राइसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गई। तो इसलिए आपसे पूछा गया है आगे, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग मेड नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में शायद काम ना करे, और यही चीज तो यहाँ पे बताई गई है कि आपने एक सेटअप प्लान यूज किया, बट क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने कुछ और कर दिया, कॉस्ट रिडक्शन कर दिया, तो आपकी अच्छी खासी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कोई और लिमिटेशन प्लानिंग की, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी लिख दो यार, या प्लानिंग मे नॉट वर्क इन तो हो ही गया। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, या इससे रिलेटेड ही लिखना चाहते हो तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस भी लिख सकते हो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि इससे रिलेटेड लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया जो अल्फा लिमिटेड है उन्होंने काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है स्पेशलाइज्ड पीपल को प्लान्स फ्रेम करने के लिए बुलाने के लिए उन्होंने बुलाया, उनसे प्लान्स बनवाए, तो उस पर उनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ। और कलेक्टिंग जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने उनसे कलेक्ट करवाए ताकि उन्हें एक एज मिल सके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। आगे आपसे पूछा गया द कंपनी कट डाउन देयर कॉस्ट बाय कैंसिलिंग द एम्प्लॉयज ट्रिप फॉर रिक्रिएशन। मतलब उन्होंने उसके लिए क्या किया, जो एम्प्लॉयज के लिए मे बी ईयरली मे बी क्वार्टरली जो ट्रिप्स प्लान करते थे वो कैंसिल आउट कर दी। उन्होंने आपसे पूछा है नेम द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग मेंशन्ड इन द अबव पैरा। ऐसी आपको कौन सी लिमिटेशन लगती है जो अबव पैरा में दी हुई है? ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्लानिंग के अंदर एक चीज जो बहुत एडवर्स दिखती है वो ये है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, और यहाँ पे क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा थी तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट एम्प्लॉयज पे भी आया है। तो यस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड दैट इज द रीजन दे हैव टू कट ऑफ समवेयर एल्स। फिर आगे पूछा गया नेम द वैल्यू ओवरलुक्ड बाय द मैनेजमेंट ने कौन सी वैल्यू को ओवरलुक किया है?
it is about the moral satisfaction of the employees, or you can say the psychological satisfaction of the employees, or you can say the social needs of the employees. इन सब चीज़ों को ओवरलुक कर दिया गया. जो ह्यूमन बिहेवियर का जो एलिमेंट है, जहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वहाँ पे आपने ध्यान ही नहीं दिया. सोचा अरे ठीक है यार, ट्रिप कभी और प्लान कर देंगे, अभी ये ज़रूरी था. तो यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी है कि एबीसी लिमिटेड ने एक प्लान अनाउंस किया है, नोबडी विल स्मोक इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगेन सेम चीज आ जाती है आपके लिए. और फर्दर एडेड दैट सर्टेन पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयज ओवरलुकिंग दिस. तो पहली चीज क्या हो गई, नेम द टाइप ऑफ प्लान. जानते ही हो आप कि ये रूल है, बिल्कुल सही है. फिर नेम द फीचर ऑफ दैट प्लान. दे आर वेरी रिजिड, दे आर लाइक द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. You have to follow means you have to follow, otherwise the disciplinary action would be taken. Name the values emphasized by the company, that proper rules and guidelines should be followed, and if somebody ignores those particular rules and regulations of the company, strict disciplinary action can be taken. ये इसके अंदर आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे केस स्टडीज आज हम खत्म करते हैं. चलिए तो आज हमने प्लानिंग की केस स्टडीज की. हमने ये कोशिश की कि हम देखिए यहां पर केस स्टडीज का ऑब्जेक्टिव ये है, हाउ टू क्रैक दी केस स्टडीज. यहां पर सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है. वॉट एवर नोट्स वी आर प्रिपेयरिंग, हम ये श्योर कर रहे हैं कि कोई भी केस स्टडी कहीं से भी उठा लो, अगर आपने हमारे नोट्स पढ़ रखे हैं और हमारी केस स्टडीज के वीडियोस देख रखे हैं, यू कैन क्रैक एनी केस स्टडी. यहाँ पे हम कुछ नहीं बोले. कई लोग ये भी सोचेंगे कि यार बड़ी लिमिटेड केस स्टडीज हैं. पहले बता दूं, पर्पस ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए, आपको वो पुश दे दिया जाए जिससे आपको पता है कि यार इसके आगे क्या करना है. बाबा जी ने डायरेक्शन दे दी, हम पाथ फॉलो कर लेंगे. मुझे भी मालूम है साल भर तक कोई बैठा नहीं रहा है, सबने तैयारी तो की है, लेकिन एक चीज जो नहीं की है वो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस. मैंने आपको वो गाइड कर दिया, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है. आपको बैठ के आगे चीजें करनी है. मैंने नोट्स बनवा दिए हैं, मैंने आपको केस स्टडी समझा दी है. आई हैव गिवन यू जस्ट द डायरेक्शन, रेस्ट इज अप टू यू. तो चलिए मिलते हैं कल फिर से सुबह 9 बजे. तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद.